हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 26 अगस्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आइटम अबाउट प्राइवेट कोल माइनिंग। इसके पहले कि हम वीडियो में जाएं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेकआउट करना ना भूलें। आज और भी 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं जिनको आप पूरा अंत तक देखिए। एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं मेंशन करता हूँ। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो कोई हो सकता है वाइटल पॉइंट आप मिस कर जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए न्यूज़ में चलते हैं। प्राइवेट कोल माइनिंग को बूस्ट देने के लिए सरकार बहुत समय से बहुत प्रयास कर रही है। काफ़ी समय से सरकार ने पहले प्राइवेट कोल माइनिंग को अलाउ किया, कमर्शियल कोल माइनिंग को अलाउ किया, उसमें एफडीआई को अलाउ किया। ठीक है, हर तरह से हर कानून उन्होंने बदल के देख लिया, पर विदेशी कंपनियां तो देश में आ ही नहीं रही हैं। प्राइवेट कोल माइनिंग कंपनियां भी उठ के खड़ी नहीं हो रही हैं। तो सरकार ने और एक स्टेप उठाया है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अमेंड द कोल बियरिंग एक्ट of 1957 to allow land acquisition for commercial coal mining by private sector players। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, काला पत्थर 2019 में इसको 40 साल हो गए। चास नाला एक माइंस थी आपको धनबाद के पास में, तो 1975 के आसपास, वहाँ 75 के पहले शायद, वहाँ पर ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जहां खदान के मालिक उस समय प्राइवेट प्लेयर्स हुआ करते थे। देखिए बहुत ही रिलेवेंट ये पोस्टर है। पहले प्राइवेट कंपनियों के हाथ में ही कोयला की खदानें हुआ करती थी, प्राइवेट लोगों के हाथ में। तो वो क्या करते थे, प्रॉफिट के लिए वो मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते थे। और देखिए ये जैसे शशि कपूर इस फिल्म में सेफ्टी इंजीनियर थे, तो उन्होंने कहा था कि बाजू से नदी बह रही है, हम खोदते खोदते नदी के इतना नजदीक नहीं जा सकते कि पानी खदान में भरा है। लेकिन खदान के मालिक ने कहा कि कुछ नहीं होता, खोदो, हम नहीं जानते, हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो वो खोदते गए, फिर खदान में पानी भर गया, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। आधुनिक भारत के खनन के इतिहास में, माइनिंग के इतिहास की सबसे खतरनाक ये घटना मानी गई, एक दुर्घटना मानी गई। और कहा जाता है कि इसी घटना के बाद जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार ने फैसला किया था कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, उन माइंस को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। उसी के बाद कोल इंडिया लिमिटेड नाम की मोनोपोली स्टार्ट हुई थी, जिसको कि अब इस मोनोपोली को ये सरकार एक्टिवली खत्म करने का प्रयास कर रही है। और जिन खदानों को हमने प्राइवेट से नेशनलाइज किया था, अब ये प्राइवेट प्लेयर्स को वापस खदानों में लाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। देखिए, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अमेंड द कोल बियरिंग एक्ट ऑफ 1957 टू अलाउ लैंड एक्विजिशन कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के द्वारा। पहले क्या होता था, देखिए कैप्टिव कोल माइनिंग पहले अलाउ की गई। कैप्टिव कोल माइनिंग का क्या मतलब है कि अगर आपका खुद का पावर प्लांट है या आपका खुद का कोई स्टील प्लांट है, ऐसा कोई प्लांट है जिसके लिए आपको कोयले की आवश्यकता है ना, बिजली बनाने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए, है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो स्टील प्लांट का बड़ा ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसके लिए अगर आपको चाहिए और आपको कोल इंडिया से कोयला प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, अपने इस्तेमाल के लिए आप अपना जो एक कोल माइन रख लो, उससे आप कोयला निकाल लेना। पहले ये अलाउ किया, फिर आप कमर्शियल कोल माइनिंग, बाकायदा कोयला निकाल के कोयला बेचो, इस देश में ये अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने काफ़ी पहले अलाउ कर दिया था, पर उन्होंने देखा कि कोई कमर्शियल कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी आ नहीं रही है कोल माइनिंग के लिए, तो उन्होंने शायद इस पे जांच की होगी कि क्या कारण है, क्यों नहीं कंपनी आ रही हैं। तब इनको फीडबैक मिला होगा कि लैंड एक्विजिशन में दिक्कतें हैं, कि कमर्शियल कोई कंपनी अगर अग्री कर भी जाए, जैसे मेरे ख्याल से अडानी बहुत ज़्यादा उत्सुक है, अडानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस तरह के कोयला माइनिंग और इस तरह के बिजनेस में घुसने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, लेकिन उनको शायद लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके लिए रास्ता साफ करने के लिए इस तरह से कानून को लाया जा रहा है कि कंसल्टेशन स्टेज में है, लेकिन पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा तो लैंड कैन बी एक्वायर्ड अंडर सीबीए एंड लीज्ड आउट टू द प्राइवेट सेक्टर, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, सीबीए करेंटली अलाउज स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर लैंड एक्विजिशन ओनली टू स्टेट ओन्ड कंपनीज सच एज कोल इंडिया एंड इट्स सब्सिडियरीज। भारत में जमीन का अधिग्रहण अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस है, बहुत सारे कानूनी पेच है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, जिन लोगों से लैंड अक्वायर किया जा रहा है, उनको 4 से 5 गुना ज़मीन का रेट दिया जाता है, उनको नौकरियां दी जाती है, उनके विस्थापन के लिए व्यवस्था पहले की जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ज़मीन के एक्विजिशन में अक्सर बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है हमें हिस्सा नहीं मिला, कोई कहता है हमारी ज़मीन का हिस्सा सामने वाला ले गया, झूठे कागज़ दिखा के। कई जगह हमने अपनी आंखों से देखा है कि प्रशासन के लोग बाकायदा भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, कि हर किसी को मुआवजा मिलेगा, मान लीजिए ज़मीन के अधिग्रहण में, और एक आदमी की ज़मीन है, उसको 10 आदमी की ज़मीन बता के 10 आदमियों को मुआवजा दिलवा दिया, और उसके बाद उसमें से हिस्सा ले लिया, फिर ये मामला कोर्ट में चले गया तो उस पर स्टे लग गया। इस तरह से मामले रुके रहते हैं। ज़मीन अधिग्रहण का मामला भारत में वैसे ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको थोड़ा आसान करने के लिए ये सीबीए कानून लाया जा रहा है, सीबीए में अमेंडमेंट किया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी लैंड एक्वायर कर सके एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि इतनी सारी दिक्कतों के जरिए लैंड एक्वायर करने में तो ऐसे तो देश में कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो कुछ विशेष पर्पसेस के लिए, खासकर जैसे
सरकारी काम के लिए ज़मीन के अधिग्रहण को बहुत तेज़ी से करने दिया जाता है, ऐसे कानून बनाए गए हैं। तो आज तक जैसे कोल इंडिया को अगर कोयला खदान खोलने के लिए ज़मीन एक्वायर करनी होती थी, तो ये कोल बेयरिंग एक्ट के तहत उनको थोड़ी आसानी से, बहुत आसानी से तो नहीं, पर थोड़ी आसानी से ज़मीन का अधिग्रहण वो कर लेते थे। पर किसी प्राइवेट कंपनी को ये आसानी नहीं दी जाती थी। ये कह के कि भाई सरकार को आसानी दी जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों दी जाएगी? लेकिन अब ये कानून में संशोधन किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी अब आसानी से ज़मीन एक्वायर करने दिया जाएगा फॉर कमर्शियल कोल माइनिंग। ठीक है कि अनिल कुमार जैन जो को मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का एहसास है कि टू गेट अ कोल माइन ऑपरेशनल, कोल माइन चालू करने के लिए जिनको भी ज़मीन एलोकेट किया गया माइनिंग उनको, तो उनको बहुत सारे एजेंसी से अनुमतियाँ लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि बहुत टाइम हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ये एक वेबिनार हुआ था फॉर द स्टेक होल्डर्स ऑफ कमर्शियल कोल माइनिंग ऑप्शन, उसमें ये बात हुई थी। तो सरकार ने 18 जून को एक ऑप्शन लॉन्च किया था फॉर कोल ब्लॉक्स विदाउट एनी एंड यूज रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कोल ब्लॉक के लिए आपको मतलब ऑप्शन किया जा रहा है। आप कोयला खदान के लिए जो एरिया है वो आप खरीद लीजिए ऑप्शन करके, और उसके बाद आप उससे क्या करेंगे, वो आप कैप्टिव माइन के तौर पे यूज़ करेंगे कि उसको निकाल के आप बेचेंगे मार्केट में एज अ कमर्शियल कोल माइन। उस पर कोई सरकार सवाल नहीं कर रही है आपसे, क्योंकि कमर्शियल कोल माइनिंग तो अलाउ की जा चुकी है कानून के द्वारा। अब सरकार को इससे क्या मतलब है? उसमें जो टेक्निकल बिड्स हैं वो कि सितंबर 29 तक सबमिट की जाएंगी इस ऑप्शन के जरिए। ठीक है, तो पोटेंशियल कंसर्न्स ऑफ द लेंडर्स अबाउट द ऑप्शन, इसमें जो लोग लोन देंगे इन कंपनियों को, उनके बारे में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई, वो भी देखिए एक स्टेक होल्डर है। जितने भी स्टेक होल्डर इस प्रोसेस में, सबको सरकार साथ में ला रही है, सबके कंसर्न्स जान रही है। आप एक खदान खरीदना चाहते हैं वो तो ठीक है, जाहिर बात है कि इसकी आप किसी एजेंसी से लोन लेंगे, उस एजेंसी की क्या कंसर्न है उसको रखने के लिए स्टेट बैंक के लोग भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लैंड एक्विजिशन से संबंधित थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, वरना क्या होगा कि वो लोन देंगे जमीन खरीदने के लिए, इधर उन लोग ऑक्शन में बिड करके पैसा सरकार को दे देंगे, लेकिन फिर वो जमीन का अधिग्रहण कोर्ट कानून कचहरी में फंस जाएगा, तो जाके वहाँ पे धंधा होगा नहीं, तो इन लोग बैंक को वापस आके लौटा नहीं पाएंगे। तो बैंकों के ऑलरेडी भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए का जो मामला है, काफ़ी कुछ इसी तरह के लीगल हैसल्स की वजह से बना हुआ है। भारत में धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बिल्कुल भी माकूल माहौल नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसी तरह के कंसर्न्स उनके दिमाग में भी हैं। तो क्योंकि लैंड एक्विजिशन जो है, कई सारे ब्लॉक ऐसे हैं जो कि पहले नो गो जोन्स की तरह पे डिक्लेयर किए गए थे। कोयला और खनिज वगैरह जो देखिए अक्सर आदिवासी रहते हैं, वहाँ पे होते हैं, जंगल हैं वहाँ पर, इस तरह के इलाकों में होते हैं। तो हर किसी को डाउट है कि भाई आपने सरकार उनको बेच तो रही है, कल को फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में कोई पहुंच जाएगा और बोलेगा कि भाई इस इलाके में क्यों आप खदान खोलने दे रहे हैं, माइनिंग के लिए आप अलाउ कर रहे हैं वगैरह, तो वहाँ पर हो सकता है कि ऑप्शन कैंसिल हो जाए या मामला लिटिगेशन में फंस जाए, तो कैसे होगा? कि रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोल माइन डेवलपर, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज इको सेंसिटिव फॉरेस्ट और ट्राइबल लैंड्स में आते हैं। ठीक है, जो बात मैंने अभी बताई, तो इसको रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, और हाँ प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि ये सारे हमारे देश की रियलिटी है। हमारे देश में ट्राइबल लोग रहते हैं, उनको आप उनकी ज़मीन से हटाएंगे, कम से कम आप विस्थापित तो करेंगे। तो वो आप प्रॉब्लम इसको आप जो कह रहे हैं वो हमारे देश की रियलिटी है, उससे अगर आप डील नहीं कर सकते हैं तो भाई आप मत जाइए आप कोल माइन खरीदने के लिए। सरकार वो काम कर रही है, उसको करने दीजिए। इको सेंसिटिव फॉरेस्ट तो हमारे देश में है, वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। भाई आप देखिए ये जो एक बाकायदा एक पूंजीपति की लैंग्वेज है, जो कि हालांकि ये बैंक वाले बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम, कई फॉरेस्ट हैं जो इको सेंसिटिव है, बड़ी दिक्कत है हमें इस बात से, है ना। तो मतलब वो क्या कह रहे हैं कि फॉरेस्ट को इको सेंसिटिव का टैग मत दीजिए, ट्राइबल लैंड को जैसे तैसे हमें एक्वायर कर लेने दीजिए। हाँ, आप तो यही चाहेंगे इस तरह की चीज़ें। तो यार देखिए, अब क्या पता ये सरकार क्या करती है। जनरली आज तक तो हमने हमारे फॉरेस्ट को और ट्राइबल लोगों की ज़मीनों को इस तरह से खदान वालों से बचा के ही रखा है, आगे पता नहीं क्या होगा। मोस्ट ऑफ द माइंस आर ईयर मार्क्ड फॉर कमर्शियल ऑप्शन, वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, फिर झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। देखिए बहुत संभावना है, एक टफ क्वेश्चन अगर आपको देना चाहा किसी ने, तो वो बोलेगा कि इन सारे स्टेट्स को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आप अलाइन करिए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोल ब्लॉक्स अलॉटेड इन देम फॉर कमर्शियल माइनिंग। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन याद रखिए, सबसे ज़्यादा कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए ब्लॉक्स मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दूसरे उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में। ये छत्तीसगढ़ झारखंड तो याद रखने में कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ और झारखंड आपके दिमाग में आते ही जंगल और माइनिंग ये आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर महाराष्ट्र का जो ऑब्जेक्शन था उसको लेकर सेंटर ने वो क्या बोला है कि बंदर माइन को कमर्शियल कोल ऑप्शन में नहीं दिया जा रहा है। अभी कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे, तो यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कुछ ब्लॉक्स की बात की थी जो जंगलों के आसपास में है, इको सेंसिटिव जंगल है। तो उनको कहा गया था कि ये ब्लॉक्स जो आप ऑप्शन में मत डालिए, सरकार ने उन ब्लॉक्स को ऑप्शन से हटा दिया था। वैसे ही महाराष्ट्र ने भी देखिए लगता है ऐसी कोई मांग की है बंदर माइन के बारे में कि उनको कमर्शियल कोल ऑप्शन में मत डालिए।
हमारे राज्य में हमें लोगों का इसके एंगर का सामना करना पड़ेगा, तो सरकार ने उसको कोल ऑप्शन की लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, और ये भी कंसीडर कर रही है कि जो 4 माइंस है जिसमें कि 20 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी है छत्तीसगढ़ में, एट द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट। हाँ, ये जो मैंने आपको भी बताया कि छत्तीसगढ़ में 4 माइंस ऐसी हैं जिसमें 20 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जंगल है वगैरह वगैरह, इनको आप कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए मत आप ऑप्शन करिए, तो सरकार उसको भी मान रही, कंसीडर कर रही है। हालांकि हमने जो अखबार में पढ़ा था तो कोयला मंत्री ने कहा था कि बिल्कुल हमने मान लिया है, यहाँ लेकिन आ रहा है कि नहीं, सरकार उसको कंसीडर कर रही है। ठीक है, लेंडर्स आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द फीसिबिलिटी ऑफ कोल प्रोजेक्ट। अब से अच्छा जो लेंडर्स हैं जो लोन दे रहे हैं इस तरह के कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए, ये भी कह रहे हैं कि भाई कोल प्रोजेक्ट अब कितने फिजिबल हैं, कितना ही प्रॉफिट होगा। आज तो देश में हर जगह आप देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी को सरकार इस तरह की सुविधाएं देंगे कि उन पर टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल वगैरह पे ज़्यादा कार्बन टैक्स वगैरह लगाएगी। तो इससे क्या होगा, कोयले से जो बिजली बनेगी या कोयला अपने आप में बहुत महंगा हो जाएगा, और उसके सामने जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है मान लीजिए, तो वो सस्ती हो जाएगी। तो ऐसे समय में लॉन्ग टर्म, आज अगर आप एक खदान खरीद रहे हैं तो आप उससे कम से कम 30 40 50 साल तक तो कोयला निकालने की उम्मीद रखेंगे, है ना। 5 साल 7 साल में तो कोई उससे मुनाफा निकलने वाला नहीं है। तो फिर आने वाले 50 60 70 साल बाद क्या कोयले की कोई वायबिलिटी बचेगी एज अ फ्यूल? ये भी लेंडर्स के दिमाग में सवाल है, बड़ा जेन्युइन सवाल है। इसका कोई जवाब मैं नहीं समझता सरकार या कोई भी दे सकता है। फ्यूचर किसने देखा है। ठीक है, थैंक यू गाइस, ये थी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करिए। आज और भी 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, बिल्कुल उनको अंत तक आप देखिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।